एक लड़की जिसका नाम है रीना, वो एक बार अपने प्रेमी को बुलाती है और फिर उससे कहती है कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए देने वाली हूं। प्रेमी इस पर चौंक जाता है, पूछता है वो क्यों? तो कहती है हम दोनों शादी करेंगे। तो फिर पूछता है कि आखिर 10 लाख रुपए का मैं क्या करूंगा? तुम तो मेरी ही हो जाओगी शादी के बाद। कहती है नहीं, तुम मेरे से 3 साल बड़े हो, मैं 31 साल की हूं और तुम 34 साल की। ये 10 लाख रुपए जो है वो मैं तुम्हें काम के लिए दूंगी, वो तुम्हें काम करना पड़ेगा। प्रेमी पूछता है कि आखिर करना क्या है? प्रेमी का नाम पहले जान लीजिए, पारितोष है, और जो लड़की है उसका नाम है रीना संधू। पारितोष से रीना कहती है कि मेरे पति को तुमको मारना होगा, क्योंकि अगर नहीं मारोगे तो फिर आखिर हम दोनों का मिलन कैसे होगा? वो रोड़ा है। पारितोष पूछता है कि आखिर जब हम एक दूसरे से छुपकर मिलते ही हैं तुम्हारे पति के गैर मौजूदगी में, तो फिर उसे मारना क्यों है? ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। रीना कहती है नहीं, फिर हमारा मिलन सच्चा नहीं होगा, क्योंकि मैं किसी और की। पारितोष पूछता है कि फिर शादी क्यों की थी? तो बोलती है कि शादी तो मैंने पैसे के लालच में की थी और उससे कोई मेरा प्यार व्यार का रिश्ता नहीं है, बस नॉर्मल चलता रहता है। अब उसकी दौलत करीब 3 से 4 करोड़ रुपए मैं ऐंठ लूंगी तो हमारी आगे आने वाली जो एक तरीके का फ्यूचर होगा, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी होगी, उसके लिए बहुत बढ़िया होगा। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. पारितोष को लालच लग जाता है कि पत्नी बहुत सुंदर है, जो मिलेगी मुझे, अभी फिलहाल प्रेमिका है और फिजियोथेरेपिस्ट भी है, तो आराम से चल जाएगी कट लाइफ। अब इसके बाद प्लानिंग होती है कि आखिर मारना कब है। तो करीब 1 जून की देर रात को रीना अपने पति को बुलाती है। बुलाती कहाँ है? प्रेमी के घर पे, और ये प्रेमी का घर है बिजनौर में। वहीं पर बुलाया जाता है और उसके बाद होता यह है कि रविंदर को शराब पिलाई जाती है, खूब शराब पिलाती है। लेकिन रविंदर उस वक्त ये नहीं समझ पाता कि आखिर मेरी पत्नी के साथ ये दूसरा मर्द कौन है। शराब पिलाने के बाद जब वो नशे में हो जाता है तो रीना तुरंत उसके पैर जकड़ लेती है, और पहले से तैयारी थी। तुरंत पारितोष फावड़ा उठाता है और रविंदर पे दे वार इतनी मारते जाता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती, यानी काट डालता है उसको। और इसके बाद अब इन लोगों का पहले से प्लान था कि आखिर कैसे कहां छुपाना है। ये लेकर कार से, रविंदर की ही कार से उठाते हैं और लेके चले जाते हैं उत्तराखंड के कोटद्वार के जंगलों में। वहीं पर लाश को ठिकाने लगाते हैं और फिर वापस कर जाते हैं नोएडा। इन्हें लगता है कि बहुत आसानी से इन्होंने एक जुर्म कर लिया, पकड़े नहीं जाएंगे और अब अगली लाइफ उनकी बेहतर हो। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा का एक नया एपिसोड है। सोनम को आपने देखा था, निकिता को आपने देखा था, हाल फिलहाल में मेरठ में आपने देखा था, जिसमें किस तरीके से एक नेवी के ऑफिसर की मौत होती है, उसको मारकर ड्रम में ठूसा जाता है। मुस्कान ने किया था वो सब। लेकिन अब आपको देखना होगा मुरादाबाद की रीना को। अब हमें कुछ साल पहले इतिहास में चलना पड़ेगा। समझना ये होगा कि आखिर 20 साल बड़े एक व्यक्ति के साथ रीना ने शादी क्यों की थी। दरअसल कुछ साल पहले ही रविंद्र ने अपनी पुरानी पत्नी, मतलब पहली पत्नी, जिनका नाम है आशा और उनके एक बेटे हैं, उनको ये दिल्ली में छोड़ देते अपने पैतृक घर पर। ये जाते हैं मुरादाबाद, वहाँ पे किराए के मकान में रहते हैं। इन्हें एक फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है। ये क्लिनिक पे पहुंचते हैं, वहाँ मुलाकात होती है रीना सिंधु से। रीना से मुलाकात के बाद पहली नज़र में दोनों को प्रेम हो जाता है। ये प्रेम कैसा प्रेम था वो आगे देखिए। रविंदर को लगता है कि उन्हें उनकी ड्रीम गर्ल मिल गई। वे अब हर रोज आने लगे अपने किसी न किसी बहाने को लेकर, और फिर रीना को भी अच्छा लगने लगा। दोनों धीरे धीरे जाते जाते शादी कर लेते हैं। रविंदर पैसे वाला था, बिजनेस उस वक्त अच्छा चल रहा था। उसने तुरंत एक फ्लैट खरीदा मुरादाबाद में ही 3 से 4 करोड़ का, और ये गिफ्ट कर दिया अपनी नई नवेली पत्नी रीना को। रीना के लिए बहुत बेहतर समय हो गया। वो सोचने लगी कि चलो एक अच्छी लाइफ जीनी है मुझे, और आदत है उसको। इंस्टाग्राम पे फॉलोवर है उसके, फेसबुक पे भी है, मतलब सोशल मीडिया पे बहुत छाई रहती है अपने आप को लेकर।
अब जैसा उसने कबूला है पुलिस के सामने, उसी हिसाब से ये थियरी है पूरी। फिर कहती है, रविंदर तुमने मेरे सारे अरमान पूरे कर दिए, अब मुझे कोई इच्छा नहीं है, अब हम ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब बुरा समय आता है कुछ साल पहले रविंदर के लिए, जब उसकी कंपनी बैठने लगती है, उसका जो काम वाम चल रहा था सब धीरे धीरे डूबने लगता है। अब रविंदर दिवालिया होने की कगार पर है। उसने ये बात अपनी पत्नी को बताई। पत्नी रीना कहती है कि कैसे भी करके पैसे का जुगाड़ करो, मैं क्या करूं इसके लिए। रविंदर अब उसे चूंकि जो कर्जदार लोग थे, बैंक, तमाम चीजें, बार बार उसके ऊपर प्रेशर बनने लगा, तो वो फरार रहने लगा। 6 महीने से रविंदर फरार चल रहा था। 6 महीने के बाद ही रीना ने बुलाया था अपने प्रेमी के घर पे, जहां उसे कटवा दिया। अब रीना को वो फोन करके कहता है कि यार रीना, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, 15 लाख रुपए करीब मेरे ऊपर कर्जा भी है, ये धीरे धीरे कर्जा बढ़ेगा ही, तो मैं सोच रहा हूं कि जो फ्लैट मैंने तुमको गिफ्ट के तौर पर दिया था सालों पहले, उसमें मेरा भी नाम है, हम दोनों मिलकर बेच देते हैं, अभी कर्जा किसी तरीके से रिकवर करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। रीना को लगता है कि गिफ्ट वाली प्रॉपर्टी 3 से 4 करोड़ रुपए की है और मेरी पूरी लाइफ अगर मैं इसको बेच दूंगी, रविंदर का मूड बदल गया तो फिर मैं तो सड़कों पे आ जाऊंगी। रीना को डर इस बात का था क्योंकि उसके पास अब एक प्रेमी भी हो चुका था जिसका नाम है पारितोष। रीना की एज इस वक्त करीब 33 साल के आसपास है और पारितोष की उम्र उससे करीब 3 साल ऊपर है। मुरादाबाद में ही रीना अपने नए नवेले प्रेमी के साथ मिल रही थी, यानी पारितोष के। ये बात रविंदर को पता नहीं रहती क्योंकि वो 6 महीने से तो फरार चल रहा था। अब जब धीरे धीरे मामला खुलने की कगार पे आया, तब उसने 6 महीने बाद अपने पति को बुलाया अपने प्रेमी के घर पर और फिर अपने प्रेमी से पहले से सेटिंग कर रखी थी कि 10 लाख रुपए भी दूंगी और 3 से 4 करोड़ की प्रॉपर्टी मिलेगी, हमारा फ्यूचर बढ़िया हो जाएगा। शराब पिलाकर ही रविंदर को मार दिया जाता है, उसको काट दिया जाता है। इसके बाद रीना रविंदर की ही कार में लेकर उसे ले जाती है उत्तराखंड के कोटद्वार और वहां पर फेंक देती है। वहां से ये लोग जब लौटते हैं नोएडा के लिए तो रास्ते में 2 टोल पड़ता है, वहां पर सीसीटीवी लगा है, सब रिकॉर्ड हो जाता है। 2 जून को लाश को जो है ठिकाने लगाया जाता है, लेकिन 5 जून को एक लाश बरामद होती है। उस वक्त कोटद्वार पुलिस को लगता है, उत्तराखंड पुलिस को, कि हो सकता है कि लाश एक्सीडेंट के बाद यहीं पड़ गई होगी, लेकिन एक कंप्लेंट उसे मिली रहती है जो रविंदर के भाई ने की थी। अब इस लाश के बाद ये कंप्लेंट जो मिली थी उसको दोनों को मैच कराया जाता है कि लाश कब मिली है, व्यक्ति कब गायब हुआ है रविंदर। तो उसके भाई को बुलाया जाता नहीं, रविंदर को कोटद्वार पुलिस बुलाती है और शिनाख्त करवाती है। शिनाख्त में उसे पता चलता है कि हाँ ये मेरा भाई है, लेकिन शव तो क्षत विक्षत हो चुका था। अब पुलिस तमाम एरिया के सीसीटीवी चेक करती है तो उसमें एक गाड़ी दिखती है और गाड़ी है रविंदर की। हैरानी की बात की रविंदर की ही कार और रविंदर यहां पड़ा हुआ है। अब ये होता है कि रास्ते के जितने मतलब इस रास्ते जिधर भी गए होंगे उन पर चेक किया जाए, उन पर लगे सीसीटीवी को। सीसीटीवी जब चेक होता है तो ये रास्ता नोएडा के साइड आता है और यहां पर दिखता है कि उस कार में 2 लोग सवार थे, एक लेडी और एक जेंट्स। अब शक की सुई घूमती है रीना की तरफ क्योंकि पत्नी है। पुलिस वाले जब पूछताछ कड़ाई से करते हैं तो आखिरकार उन्हें बीते शनिवार को ही गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तारी के बाद अब उनको आगे का उनका रास्ता तय होगा, फ्यूचर कैसा होगा, फ्लैट कहां जाएगा। लेकिन अभी हम आपको सुनवाते हैं कि आखिर पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया। 5 जून को थाना कोटद्वार क्षेत्र के अंतर्गत एक पुरुष का शव बरामद किया गया था, जिसकी शिनाख्त हमारे द्वारा करवाई गई। तो ये जो व्यक्ति हैं ये दिल्ली के निवासी थे और जब इनकी पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई और पोस्टमार्टम में ये तथ्य प्रकाश में आए कि इनके शव पर काफ़ी चोटें वगैरह हैं, जिसमें ये सस्पिशन अराइज हुआ कि इनकी संभवतः किसी ने मर्डर किया गया है, जिसमें हम लोगों ने धारा 103 BNS के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया। और मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत ये तथ्य प्रकाश में आए कि इस व्यक्ति के द्वारा दूसरी शादी करवाई गई थी और हमारी टीम्स के द्वारा सीसीटीवी सर्वेलेंस इत्यादि की मदद लेते हुए इसमें घटना का अनावरण किया गया और इसमें ये पाया गया कि इस व्यक्ति की जो दूसरी पत्नी है और उसके प्रेमी के द्वारा इनका मर्डर किया गया और शव को कोटद्वार क्षेत्र के अंतर्गत फेंका गया था। इस मैटर में दोनों अभियुक्तों की हमारी टीम्स के द्वारा गिरफ्तारी की गई थी और माननीय न्यायालय में पेश किया गया है।
सोनम हत्याकांड जैसा मामला सामने आ रहा है, क्या कहेंगे? जी, इसमें जो चूँकि जो इसमें मुख्य अभियुक्त हैं वो उन्हीं की दूसरी पत्नी हैं और उनके जो पत्नी के प्रेमी थे और उनका आपस में प्रेम प्रसंग और प्रॉपर्टी को लेते ही ये विवाद चल रहा था जिसके कारण उन्होंने सुना आपने। ये कहानी कहीं ना कहीं अब जिस हिसाब से हमारे देश में पत्नी और पति का मैटर चल रहा है, जिस हिसाब से कंटिन्यू ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें पति को प्रेमी के लिए मरवा दिया जा रहा है, उसमें एक नई कहानी और जुड़ चुकी है। मेरी उम्मीद है आप लोग इस कहानी को शेयर करेंगे ताकि थोड़ा समाज में लोगों में इस बात को लेकर जागरूकता पैदा हो कि लगातार ऐसे मामले क्यों बढ़ रहे हैं। अभी जो पति है वो नहीं संभल रहा था, एक प्रेमी नया आएगा, वो भी संभलेगा या फिर आगे कोई और प्रेमी बन जाएगा। तो ये दोनों के लिए है, मेल फीमेल। मेरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे ताकि ये दूसरों तक रिकमेंडेड हो सके। आगे हम क्राइम कथा में कल एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। मेरा नाम है दिव्यांशु। नमस्कार, शुभ रात्रि।